दोस्तों, हाथरस मामले पर दो बड़ी अपडेट सामने आई हैं। इन दो बड़ी अपडेट्स में से मैं आपको पहली अपडेट बता दूं कि हाथरस मामले के अंदर बाबा को, जिन्हें भोलेनाथ बाबा कहा जाता है, उन्हें एसआईटी की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है और साथ ही में हाथरस मामले के अंदर कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। पहली खबर तो ये है कि बाबा को हाथरस मामले के अंदर क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर हाथरस मामले को लेकर ये सामने आ रही है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 12 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। सीजीआई चंद्रचूड़ ने इसके निर्देश दिए हैं कि अभी इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली है। तो सर, क्या कुछ कहेंगे हाथरस मामले के अंदर? एसआईटी की तरफ से बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है और अफसरों पर गाज गिर गई है। देखिए, दो बड़ी खबरें हैं और दोनों खबरों को आपको समझना जरूरी है। सबसे पहली खबर जो आई है वो एसआईटी के द्वारा आई है। एसआईटी में अब ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से पुष्ट जो है वो रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन 6 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। 6 अफसरों के ऊपर गाज गिरी और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। तो ये कम से कम जो है वो उन लोगों के लिए जो 121-22 लोग जो उस हादसे के अंदर जिनकी जान गई है, उनके लिए बहुत सुखद है। उनके लिए कम से कम संतोषजनक है कि सीजीआई खुद इस मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि एसआईटी के अंदर बाबा को क्लीन चिट दे दी गई। मतलब ये तो वही हुआ कि जो है वो पूरी तरीके से इस घटना को स्थानीय लोगों की या स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बना करके उनके ऊपर पल्ला झाड़ करके टालने की कोशिश हो रही है। आपने जो है वो यहाँ पर जो सस्पेंड किया है, वो एक एसडीएम को सस्पेंड किया है, एक सीओ को सस्पेंड किया है, एक तहसीलदार को सस्पेंड किया है, एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है। ये स्थानीय लेवल पर कार्रवाई हुई। स्थानीय लेवल पर ये कार्रवाई हुई है। ये स्थानीय लेवल पर कार्रवाई तब समझ में आ सकती है जब कोई ऐसी जो है वो आयोजन हो जो पहले कभी नहीं हुआ हो। स्थानीय लेवल पर जो है वो आयोजन हो रहा है जिसकी खबर, जिसकी भनक, जिसका बारे में अंदाजा वो बाहर किसी को था ही नहीं, लखनऊ में बैठी सरकार को नहीं था। तब तो ये बात समझ में आती है। लेकिन जो आयोजन साल दर साल होते रहे हैं, जो बाबा साल दर साल लगातार आयोजन करते रहे हैं और जिन बाबा का नाम योग्यादित्यनाथ लेने से भी कतराते हैं, योग्यादित्यनाथ जिन बाबा का नाम लेने की जगह पर उन्हें सज्जन कहकर के बुलाते हैं, तो आप बताइए उस बाबा का रसूख केवल उस घटना के साथ में आप जोड़ करके देख सकते हैं या इसको व्यापक स्तर पर देखना पड़ेगा? इसको ये देखना पड़ेगा कि अगर लखनऊ के अंदर बैठी सरकार, योग्यादित्यनाथ की सरकार, अगर योग्यादित्यनाथ की सरकार इस बाबा पर शिकंजा कसती या इस बाबा को लेकर के योग्यादित्यनाथ सरकार की टेढ़ी नजर हो सकती है, अगर स्थानीय प्रशासन को भी इस बात का अंदाजा होता तो जाहिर सी बात है स्थानीय प्रशासन भी वहां पर सख्ती दिखाता। देखिए, सीधी सी बात है, एक मोटरसाइकिल लेकर के आप कहीं से निकलते हैं और उस मोटरसाइकिल के ऊपर कुछ अगर आपने स्लोगन लिखवाए हुए हैं तो वो मोटरसाइकिल रोक ली जाती है, उसका चालान करवा दिया जाता है। एक सिंपल मोटरसाइकिल पर 2 आदमी बैठ करके भी जाए, उस मोटरसाइकिल के ऊपर अगर कुछ चीज लिखी हुई है, कुछ बातें लिखी हुई है, तो आपकी मोटरसाइकिल रोक दी जाती है, आपकी मोटरसाइकिल के ऊपर चालान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश है कि भैया आप जो है वो मोटरसाइकिलों के ऊपर किसी प्रकार की जातिवादी टिप्पणी जो है ना देखें। हालांकि उसमें भी ये देखा जाता है कि कौन सी जाति को लेकर के टिप्पणी सहन कर ली जाती है और कौन सी जाति को लेकर के टिप्पणी जो है वो नजरअंदाज कर दी जाती है या फिर उसको लेकर के आपत्ति वहां पर दर्ज कराई जाती है। लेकिन आप एक बात को समझिए जरा जी, कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर जब कार्रवाई आप कर सकते हैं, एक मोटरसाइकिल सवार के ऊपर आप जब कार्रवाई कर सकते हैं और एक स्थानीय कांस्टेबल जो है वो इसके लिए काफी है। और यहाँ पर इतनी बड़ी जो है वो एक आयोजन, इतना बड़ा एक आयोजन हो रहा था जिसमें करीब करीब 2-2.5 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए और वहां पर स्थानीय प्रशासन अगर कुछ नहीं कर पा रहा था तो जाहिर सी बात है उसको शायद कहीं ना कहीं ये इस बात का डर था कि अगर मैंने यहाँ पर सख्ती दिखाई, अगर बाबा पे डंडे बरसाए, अगर बाबा के भक्तों पर डंडे बरसाए, तो फिर हो सकता है कि ऊपर से जो है वो मेरे ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे। ठीक है। तो ये मामला स्थानीय प्रशासन पर जितना लाद करके खत्म किया जा रहा है, ये मामला इससे कहीं ज्यादा है, इससे कहीं बड़ा है और इस मामले में लखनऊ तक
अधिकारियों की और साथ ही साथ मंत्रियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उनके इस्तीफे होने चाहिए, उनके इस्तीफे नहीं होंगे तो मतलब मैसेज आप नहीं दे रहे हैं। और बाबा को जब क्लीन चिट आप दे रहे हैं, फिर आपकी मंशा जो है वो समझ में आती है कि आप यहाँ पर इस मामले को कितना खींचना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, जी सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने क्या कहा है जरा वो सामने जी मैं आगे अपने अगले सवाल पर बढ़ूंगी, उससे पहले मैं ज्यादा जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ होने वाला है और उसे लेकर क्या कुछ अपडेट जो है वो सामने आ रही हैं। तो मैं आपको सबसे पहली जानकारी जो है वो बता दूं कि इस हाथरस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। 12 जुलाई को ये सुनवाई होगी और सीजीआई की तरफ से इसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं हाथरस भगदड़ मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई तो होगी ही और साथ ही साथ में 12 तारीख जो समय है वो निश्चित किया गया है और एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो भी इस पूरे के पूरे मामले को लेकर आ चुकी है। भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, याचिकाकर्ता के बारे में भी आपको बता दूं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये याचिका दायर की थी वो खुद एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दाखिल की थी और साथ ही में याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है और साथ ही में इस घटना पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट करने की मांग की गई है। याचिका में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई है। साथ ही ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए एक गाइडलाइन बनाने की तैयारी की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब जो कुछ होने वाला है और याचिका के अंदर क्या कुछ कहा गया है वो मैंने आपको बताया। सर, अब मेरा अगला सवाल आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से एसआईटी के अंदर एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है, तो क्या पूरा का पूरा तंत्र बाबा को बचाने में जुट गया है? देखिए, बाबा को बचाने में अगर नहीं जुटा है तंत्र तो बाबा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? बाबा को अगर सिस्टम नहीं बचाना चाहता है, बाबा पर सिस्टम अगर कार्रवाई करना चाहता है तो अभी तक बाबा को पूछताछ के लिए भी नहीं पकड़ा गया है। उसको गिरफ्तार करना, उस पर बुलडोजर चलाना, उस पर एक्शन लेना, ये सारी बातें तो बहुत दूर की बातें हैं। अभी तक बाबा से एक बार पूछताछ भी नहीं हुई है। अगर आप अपने घर के बाहर पंडाल लगा लें, आप अपने घर के बाहर भंडारा कर दें, कल जो है वो छोले सब्जी का, पूरी सब्जी का अगर आप भंडारा लगा दें और उस भंडारे में अगर भगदड़ मच जाए तो सबसे पहले जो है वो पुलिस आएगी और पुलिस पकड़ करके ले जाएगी आपको कि भंडारा आपने लगाया। भंडारा लगाया तो परमिशन ली कि नहीं ली, ये लिया कि नहीं लिया, ये किया कि ये नहीं किया, आपको जब पकड़ करके पुलिस ले जाएगी। लेकिन उस बाबा को आखिरकार अभी तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? उस बाबा पर आखिरकार अभी तक पुलिस का जो है वो क्यों नहीं सिस्टम पूरा चल रहा है? ये सवाल है और ये सवाल जो है वो सरकार की मंशा को साफ कर रहे हैं। ये सवाल ये बता रहे हैं कि सरकार की मंशा इसको लेकर के यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कितनी कार्रवाई करने के लिए सरकार आगे आ रही है या सरकार लीपापोती यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। छोटे आपने अधिकारियों को सस्पेंड किया है, आपने उस इलाके के विधायक, उस इलाके के सांसद किसी को उसको भी तलब किया है, उससे भी रिपोर्ट मांगी है। और क्या आप ये कह सकते हैं कि इस बाबा का रसूख सिर्फ हाथरस तक है, जो हाथरस के अंदर ही कार्रवाई की गई है? क्या कानपुर में इस बाबा का बड़ा आश्रम नहीं है? क्या मैनपुरी में इस बाबा का बड़ा आश्रम नहीं है? सतलोक पता नहीं क्या क्या है इस बाबा के। तो जब इतने बड़े लेवल पर ये बाबा का पूरा जाल फैला हुआ है या बाबा की प्रॉपर्टी वहां पर फैली हुई है, देखिए कुछ भक्त तो जो है वो अंधभक्त हो सकते हैं, इसके बाबा के कुछ भक्त जो है वो अभी भी अंधभक्तों की तरह से कह रहे हैं कि नहीं, हम भी अगर बाबा के उसमें मर जाते तो तब भी हमें कोई बाबा से दिक्कत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन सरकार तो अंधभक्त नहीं हो सकती है ना। सरकार को ये देखेगी, जब वहां पर कई महिलाओं के बयान आए हैं, कई महिलाओं ने कहा है कि जो बाबा है उसकी चरण की रज यानी पैर छूने के लिए महिलाएं आगे बढ़ी और वो बाबा का काफिला बीच से निकाला गया ताकि ज्यादा महिलाएं पैर छू सके। जब ये बयान वहां पर जो सत्संग में गई हुई औरतें हैं उनके कुछ एक महिलाओं के बयान सामने आए हैं,
तो जाहिर सी बात है मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर, मेन आरोपी बाबा होना चाहिए। बाकी उसके जो सेवादार हैं या और हैं, अब बताइए उनका क्या वो है। आप जो है वो सीधे तौर पर बाबा के ऊपर अगर शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं, तो सेवादार और बाकी तमाम लोगों के ऊपर शिकंजा कसना ना कसना, उससे जो कितना आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो घटना है जिसको आप सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर आप इस घटना को सीरियसली ले रहे हैं जी। तो फिर अभी तक बाबा पर कार्रवाई क्यों नहीं, बाबा पर शिकंजा क्यों नहीं, और बाबा को ये क्लीन चिट दे करके एसआईटी के जरिए, मुझे लगता है कि देश में एक भी आदमी सहमत नहीं होगा इस बात से कि एक इतना बड़ा आयोजन एक बाबा के द्वारा किया गया, उस आयोजन के अंदर करीब करीब 125 लोगों की मृत्यु हो गई, जान चली गई, जिसमें महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कई अभी भी परिवार के लोग जो है चक्कर काट रहे हैं, और इतना भयंकर तरीके से वहां पर हादसा हुआ कि कई लाशें जो है वो कीचड़ में लथपथ थी, जिनको जो है वो देखने में, संभालने में, उनको वहां तक पहुंचाने में बड़ी भारी मशक्कत जो है वो करनी पड़ी, स्थानीय लोगों ने की है, टेम्पो के अंदर पहुंचाया गया है। तो जब ये सवाल है, और ये जब हो रहा था, जिस दिन ये हो रहा था उस दिन मोदी जी पहली बार बोल रहे थे संसद में। मोदी जी पहली बार जब तीसरी बार जब शपथ ले रहे थे, तब आतंकी घटना हो जाती है। जब मोदी जी संसद में बोलने के लिए आते हैं, तब इतना बड़ा हादसा हो जाता है ये। तो कहीं तो सरकार को ये दिखाना चाहिए कि हाँ, हम सीरियस हैं। और अगर आप सीरियस हैं, तो क्यों इसके जो महल हैं बड़े-बड़े, वो अभी तक ऐसे कैसे खड़े हुए हैं? वो ढेर में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ तो आप किसी को फेसबुक पर अगर कुछ 2 शब्द लिख दें, तो आपको पुलिस उठा ले जाएगी और आप लंगड़ाते हुए नजर आएँगे। आप लंगड़ाते हुए नजर आएँगे, आपके जो है वो दाहिने पैर की पिंडी के अंदर, घुटने से नीचे आपको गोली लगी हुई मिलेगी। पुलिस दिखाएगी कि ये लड़का भाग रहा था। सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट लिख दीजिए, 4 शब्द लिख दीजिए, बस इतना आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। और उत्तर प्रदेश पुलिस तो मशहूर रही है हाफ एनकाउंटर के लिए। लेकिन बाबा के सामने क्यों बेबस है? बाबा से आखिरकार अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई है। तो ये सवाल तो सीधे तौर पर ये है कि जिस बाबा की अपनी एक तरीके की फौज थी, अपने एक तरीके के जो है उन्होंने अपना सिक्योरिटी बना रखी है पर्सनल, तो उस बाबा के ऊपर कार्रवाई ना होना, इसका मतलब ये है कि मनसा ठीक नहीं है। और अगर मनसा ठीक नहीं है, तो फिर आगे हम उम्मीद कितनी करें? अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया है, तो सीजीआई इस पर एक्शन क्या लेते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सीजीआई, और पहले भी बहुत बार ऐसी जो चीजें हुई है जिसमें क्लीन चिट मिली है, पहले भी बहुत बार ऐसे जो तथ्य निकल करके सामने आए जिसमें सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड में, देखिए आप, सरकार ने कह दिया नहीं ये गुप्त चीज है, इसको हम नहीं बता सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, रिवील नहीं कर सकते हैं, लेकिन चीजें आई ना से निकल करके सामने। तो सीजीआई है, सुप्रीम कोर्ट में उम्मीदें हैं। इस बीच में एसआईटी के अंदर एसआईटी का की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें मोटे तौर पर हमने आपको बता दिया, लेकिन और भी मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि आखिर इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा गया है। उसके बाद एसआईटी की ये रिपोर्ट जो है वो सवालों के घेरे में आ गई है। तो एसआईटी की रिपोर्ट आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें मोटे तौर पर जो जो चीजें लिखी गई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा गया है, हादसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी गहनता से जांच जरूरी है। हादसा आयोजकों की लापरवाही से हुआ था। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। वरिष्ठ अफसरों की इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। भीड़ के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिसके चलते हादसा हुआ। 150 अफसरों, कर्मचारियों और पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए गए हैं। सीएम ने हादसे के 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की गई थी। और ये एसआईटी की पूरी रिपोर्ट है जो कि 24 घंटे के अंदर सीएम को तलब की गई थी। सर, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से ये पूरी की पूरी रिपोर्ट सामने आई है, ये माना जा रहा है कि लापरवाही से हुआ है और जो आश्रम के लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है, लेकिन वो कौन से वो लोग हैं जो बाबा को बचाने में लगे हैं? वो कौन सी राजनीतिक शक्तियां हैं जिसके कारण बाबा जो है अब तक इतने सेफ जोन में चल रहे हैं? देखो, एक पुरानी जो है वो पद्धति है कि अगर गांव में किसी विधवा औरत की जमीन हड़पनी होती है, तो उसको जो है वो बड़े अजीब-अजीब शब्द हैं,
डायन, कुल्टा, पता नहीं क्या क्या उसके बारे में एक दुष्प्रचार करके उसको बदनाम कर दो, उसको ऐसा ब्लैक स्पॉट बना दो कि कोई उसके साथ में ना खड़ा हो, और फिर उसके बाद में जो दबंग होते हैं गांव के, उसकी जमीन को हड़प लेते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में सब कुछ आ गया। एसआईटी की रिपोर्ट में कह दिया गया कि भैया ये साजिश से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, सारी बातें एसआईटी की रिपोर्ट में आ गई, लेकिन उस बाबा का नाम तक नहीं आ रहा। बताइए किसको बचाने की और किसको जो है वो फंसाने की यहां पर तैयारी है। एसआईटी ऐसी कौन सी जांच कर रही है? मैं कहता हूं कि गांव में से अगर आप 5 लोगों को, वहीं उसी गांव के अगर आप 5 लोगों को खड़ा कर दें, जिम्मेदार आदमियों को, और उनसे कहें कि आप बताओ कि क्या हुआ, जैसे हम लोग करते हैं, अपना माइक लेकर के जाते हैं, माइक लेकर के जाकर के पूछते हैं कि भैया क्या हुआ यहाँ पर, और 5-10 लोग गांव के जो जिम्मेदार आदमी होते हैं, जो आते हैं कैमरे पर बोलते हैं, वो बता देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हुआ था, इस तरीके से हुआ था, इतनी भीड़ आ रही थी सुबह से, भीड़ को जो है वो बाबा का जो है वो पैर छूने के लिए आगे बढ़ाया गया, और फिर उसके बाद में हादसा हो गया। और अगर आप उन 5 लोगों से पूछ लें कि इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हो, भीड़ को जिम्मेदार मानते हो कि भीड़ पागल हो गई, या बाबा को जिम्मेदार मानते हो कि बाबा इतनी सारी भीड़ को सामने देखने के बावजूद उसको जो है संभाल नहीं पाया। ये मंच से आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई रैली हो, इस प्रकार का आयोजन हो, अगर भीड़ वहां पर डिस्टर्ब हो भी रही है या भीड़ को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो मंच से आपकी जिम्मेदारी है। भीड़ कैसे रिएक्ट करती है, वो मंच चलाता है उसको। रिमोट जो है वो मंच पर होता है। मंच पर खड़ा व्यक्ति माइक हाथ में लेकर के नारे लगवाता है तो भीड़ नारे लगाती है। जयकारे लगवाता है आदमी तो जयकारे लगाती है भीड़। कहता है कि दोनों हाथ ऊपर उठा करके बाबा की जय जयकार करो तो दोनों हाथ उठा करके भीड़ जय जयकार करती है। और अगर कुछ साजिश की जा रही थी या कुछ भी ऐसा किया जा रहा था, तो एक बार मंच से क्या किसी ने ये ऐलान किया कि हमारे बीच में कुछ गलत लोग आ गए हैं, आप लोग बिल्कुल शांति से बैठे रहेंगे, बाबा को यहां से शांति से निकलने देंगे? क्या मंच से एक बार भी ऐलान किया गया? क्या एसआईटी ने उस बात को लिखा है? यहां पर एसआईटी के पास में तो सब कुछ आया होगा। एसआईटी ने तो जो वहां पर कार्यक्रम चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग होगी, वो पूरी रिकॉर्डिंग भी जब्त की होगी, और अगर नहीं जब्त की है तो फिर इससे बकवास एसआईटी कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि जो भी ऐसे लोगों के कार्यक्रम होते हैं, जो भी ऐसे लोगों के जो आयोजन होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और एसआईटी अब तक तो जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग ले चुकी होगी, मैं ये मान करके चल रहा हूं। तो क्या उसमें एसआईटी ये बता सकती है कि बाबा के द्वारा ये कहा गया कि कुछ लोग बड़ी साजिश के तहत हमारे इस आयोजन में घुस गए हैं, जो लोग इस आयोजन को खराब करना चाहते हैं, क्या बाबा के द्वारा ये सब बातें कही गई? और अगर बाबा के द्वारा ये सब बातें नहीं कही गई तो इसका मतलब ये है कि बाबा ने ये सारी बातें मनगढ़ंत तौर पर बाद में बचने के लिए तैयार की हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो उस वक्त में उनको रिएक्ट करना चाहिए था। इस बीच में सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि अभी आपने कहा कि बाबा की तरफ से इस हादसे की जिम्मेदारी नहीं ली गई या अभी उनकी तरफ से ऐसा कोई इस तरीके का कोई बयान नहीं आया, लेकिन हमने देखा कि बाबा को इस पूरे के पूरे हादसे के अंदर पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन बाबा जो है वो टीवी इंटरव्यूज देते हुए नजर आए हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैं कह दूं शालिनी आप बहुत अच्छी हो, शालिनी कहते कि धर्मेंद्र जी आप बहुत अच्छे हो, हम दोनों यहाँ पर बैठ करके अपनी एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। इसका मतलब यह है कि ठीक है, हम दोनों जो है वो चाहते हैं कि भाई एक दूसरे की बुराई ना हो, एक दूसरे की अच्छाई अच्छाई करते हुए हम आगे बढ़े। बाबा कह रहा है कि पुलिस प्रशासन किसी को नहीं छोड़ेगा, सख्त कार्रवाई होगी, बाबा के शब्द हैं ये। और पुलिस प्रशासन भी कह रहा है कि बड़ी साजिश हुई है। भाई बाबा से बाईपास कैसे किया जा रहा है, सवाल यहीं पर है, और चंद्रचूड़ साहब को यहीं पर जो है वो एक्शन लेने की आवश्यकता है कि बाबा को बाईपास कैसे कर दिया गया। बाबा जो कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर सेंटर बिंदु है, उन्हीं पर सब कुछ पूरा खेल टिका हुआ है। वो बाबा और पुलिस जो है वो एक टीम के खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं कि बाबा भी वही कहे और पुलिस भी वही कहे। बाबा और पुलिस के बयान अगर वो एक ही तरफ जा रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर बाबा को क्लीन चिट
और बाबा टीवी पर बैठ करके इंटरव्यू दे रहा है, बाबा को पूछताछ भी नहीं। आम बच्चा भी जो है, वो 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा भी, जो थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ रखता होगा, वो भी इस बात को जान रहा है, वो भी इस बात को समझ रहा है कि ये बाबा अगर मुसलमान होता तो इस बाबा के साथ क्या होता, इनके आश्रमों के साथ क्या होता। हमने देखा है। और ऐसे ही बाबा जो हैं, ऐसे ही बाबाओं को न जाने क्या-क्या छूट दी गई, उन्होंने क्या-क्या बोल दिया, क्या-क्या हो गया है। वरना आप देखिए, इसी तरीके की एक भीड़ जो है, मुझे याद आ रहा है, इसी तरीके की एक भीड़ का आयोजन जो है वो यहाँ पर मुस्लिम संगठनों के द्वारा भी करवाया गया था कुछ समय पहले, जुमे की नमाज के ऊपर। तो कैसे पुलिस अलर्ट हो जाती है, कैसे पूरी पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट हो जाती है। अगर कोई जरा सा कोई अगर धर्मगुरु किसी प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम के बाद में या किसी एक्शन के बाद में कोई बड़ा कोई कहीं पर कोई ऐसी कोई जो है वो घटना हुई, उसके बाद में जुम्मे की नमाज अगर होनी है, तो तुरंत आनन फानन में पूरी पुलिस प्रशासन गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक पूरी टाइट हो जाती है और मस्जिदों के बाहर हर जगह पर सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है। तो वहां पर कैसे वो ये जो स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो जाता है, और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन कैसे अलर्ट नहीं था। अब ये जो 6 लोग सस्पेंड किए गए हैं, जाहिर सी बात है वो अपनी गर्दन बचाने की कोशिश करेंगे कि भैया सस्पेंड हो गए हैं तो बहाल हो जाए कैसे न कैसे करके, निलंबित नहीं होना है। तो वरना फिर वो जो है आपको बहुत सारी चीजें बताते कि हाँ क्या-क्या ग्राउंड पर था और वो क्या-क्या ग्राउंड पर जो है वो नहीं हो पाया। तो वो जो है बताते, आपको पता चलता। लेकिन अब चीजें जो है वो हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए सही, सीजीआई के जरिए ही सही, क्योंकि इतने सारे इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इतने सारे जो है वो झोल हैं कि सामान्य समझ का कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि हाँ, इस मामले में जो है वो निष्पक्षता से तो कम से कम काम नहीं हो रहा है। इस बीच में सवाल मेरा ये भी है कि कई टीवी चैनल्स जब हाथरस के पीड़ितों से मिलते हैं, तो उन पीड़ितों से जब बातचीत होती है, तो उनमें से कई लोग ये भी कहते हैं कि बाबा के जो सेवादार हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि बाबा के चरणों की धूल ले लीजिए, वो काफ़ी जो है पवित्र मानी जाती है, पावन मानी जाती है। और जब वो लोग बाबा के चरणों की धूल लेने गए, तो उसके बाद ये भगदड़ मची। तो वो लोग खुद कह रहे हैं, तो क्या ये प्रशासन समझ नहीं पा रहा है कि ये कहाँ से ये बोला गया और कहाँ से पूरा का पूरा जो है हिंट मिला और कहाँ से पूरा का पूरा भीड़ जो है वो एकाएक इस तरीके से एक-दूसरे पर हावी हो गई कि इतनी बड़ी घटना हो गई। और इस बीच में आप ये भी एक और खबर जो है, ये सवाल तो मेरा है, साथ में इस बीच में एक और खबर जो है, वो भी देखिए आप लोगों की स्क्रीन्स पर। जो बाबा की गिरफ्तारी हुई तो मच जाएगी मारकाट, नारायण साकार हरि के समर्थकों ने सर ये चेतावनी भी दी है। तो ये जो एक तो बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और बाबा को क्लीन चिट दे दी जाती है। वहीं इस तरीके से बाबा के समर्थक जो हैं, वो इस तरीके के उग्र बयान दे रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, बाबा के समर्थकों को ये भभूत वाली बात है, चरणों की धूल लेने वाली बात है, ये सब बातें बोल करके तो लाया ही जाता है ना। अगर वहां पर ऐसी-ऐसी चमत्कारी बातें नहीं कही जाएंगी कि बाबा की धूल एक बार अगर माथे पर लगा ली तो पास हो जाओगे, कर्जा जो है वो खत्म हो जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी, बेटे की नौकरी लग जाएगी, ऐसी-ऐसी बात कह करके तो इकट्ठा किया जाता है लोगों को। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो ये कह रहे हैं कि भैया बाबा की अगर गिरफ्तारी हुई तो मारकाट मच जाएगी। क्या इस डर से हम जो है गिरफ्तारी नहीं करेंगे? हम इतने कमजोर हैं क्या? आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन इतनी कमजोर है? योगी आदित्यनाथ इतने कमजोर हैं क्या कि कोई ये कह देगा कि बाबा को गिरफ्तार कर लिया तो मारकाट मचा देंगे? अरे हमें याद है भाई, असम के डीजीपी का बयान था। असम के डीजीपी का बयान था, सीएए को जब लागू किया गया, अभी चुनाव से पहले सीएए को जब लागू किया गया तो डीजीपी ने कहा कि एक दिन का असम बंद का खर्चा वो एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रही है, उन्होंने कहा कुछ 22 लाख करोड़ रुपए इतना समथिंग जो है वो आता है। और ये एक दिन का खर्चा उन तमाम संगठनों से वसूल करने की वसूला जाएगा जिन्होंने बंद की कॉल दी। और फिर आप आज ही वापसी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में याद करिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था कि जो भी किसान आंदोलन में शरीक होने के लिए जाएगा, शामिल होने के लिए जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपकी जो डंडा है,
आपकी जो अकड़ है, आपका जो ये सरकार चलाने का जो रवैया है, किसानों के सामने, मजलूमों के सामने, मुसलमानों के सामने, इन्हीं के सामने दिखाई देता है। आप मुसलमानों से ही जो है वो धमकी देंगे कि हाँ भाई तुमसे वसूल कर लेंगे इतने करोड़ रुपए। आप किसानों से कहेंगे कि तुमको जो है वो तुम्हारे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लेंगे अगर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के तुम गए तो इन किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए। ये ऑन रिकॉर्ड है जो बातें मैं बोल रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। तो किसानों को जब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट में गए तो आपके ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर ली जाएगी और आप किसान कौम को, पूरी की पूरी किसान कौम को, जिसमें एक जाति नहीं है, एक धर्म भी नहीं है, पूरी अपने आप में किसान कौम, किसान वर्ग अपने आप में कितना बड़ा है, उस पूरे किसान वर्ग को आप दबा देते हैं, उस पूरे किसान आंदोलन को आप कुचल देते हैं, लोगों को डरा देते हैं आप वहां पर। और आप यहां पर बाबा के 10 लाख समर्थक होंगे, 5 लाख समर्थक होंगे, कितने समर्थक है भाई, उनके आगे आप सरेंडर कर देते हैं या आप सरेंडर करना चाहते हैं। आप जब उन किसानों से नहीं डर रहे हैं, किसान नेताओं से नहीं डर रहे हैं, और जब ये पता है कि ये बाबा तो जो है वो कहाँ उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में है या और राजस्थान हरियाणा के कुछ कुछ पॉकेट में है, जबकि किसान आंदोलन तो पूरे उसमें था, देश में था। किसान आंदोलन में तो बंगाल से लेकर के गुजरात तक और यहाँ पर उत्तराखंड से लेकर के और तमिलनाडु तक पूरा प्रभाव था उसका। वहां पर आप नहीं डरे, वहां पर आप नहीं दबे, और यहाँ पर आप 4 समर्थकों की धमकी से डर गए, इसलिए जो एसआईटी ने नाम नहीं डाला। ये सब बेफिजूल की बातें हैं। सबसे बड़ा, सबसे सीधा सवाल यही है कि आप अगर उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, आपकी मंशा जो है वो ठीक है, उसको गिरफ्तार करने की मंशा है, तो कोई ताकत नहीं है बाबा की या उसके समर्थकों की जो आपको रोक सके। और अगर आप उसको क्लीन चिट देना चाहें तो फिर एक ही ताकत है जो आपको रोक सकती है, वो है सुप्रीम कोर्ट की ताकत, वो है सीजीआई की ताकत। सीजीआई जो है वो सवाल पूछेंगे आपसे कि आपने किया क्या। और मुझे लगता है सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल तो 2 दिन के बाद में, जब ये सुनवाई होगी 12 तारीख को, 3 दिन के बाद में, तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल सीजीआई का यही होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार उसकी बहुत भज पिटने वाली है, बड़ी फजीयत होने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार। सवाल ये भी है कि क्या एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाए, क्योंकि सीजीआई की तरफ से खुद इस पर निर्देश दिए गए हैं कि अब इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। ये मामला जो है वो हाईकोर्ट में भी जो है कुछ याचिकाएं इसको लेकर के दायर की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया कि किसी जज की निगरानी में जो है वो इसकी जांच करवाई जाए। मतलब ये हाथरस जो है वो योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक बड़े ही झटके के तौर पर ही है। पिछली बार जब हाथरस का हादसा हुआ था, तब एक दलित बेटी को जब आधी रात को जला दिया गया था, तब भी योगी आदित्यनाथ फंस गए थे, लेकिन कैसे न कैसे करके बच गए। और अब योगी आदित्यनाथ फिर फंस गए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ, उनको लग रहा है कि भाई बाबा के समर्थकों पर कार्रवाई की तो आगे आने वाला उपचुनाव भी होना है, 10 सीटों पर उपचुनाव आ रहा है। मतलब इतनी घटिया राजनीति हो गई है कि अपने चंद वोटों के लिए और सैकड़ों लोगों की जान चली जाए। बड़ा कहने में जो है वो कष्टदायक है, बड़ा अजीब है, लोग सुनने वालों को भी बहुत अजीब लग रहा होगा जब ये विश्लेषण मैं कर रहा हूं तो। और जाहिर सी बात है, मुझे कहते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है कि चंद वोटों के लिए आप जो है इतने लोगों की जानों को भी नजरअंदाज कर देंगे, इतने लोगों की जान गई है उसको भी नजरअंदाज कर देंगे। नेता का काम होता है जो समाज को लीड करे, वो लीडर होता है। नेता का काम ये नहीं होता कि वो दब जाए, डर जाए, पीछे हट जाए। लीडर वो है जो लीड करे फ्रंट से। कोई संगठन अगर गलत है, कोई समाज अगर गलत हो रहा है, कोई अगर पर्टिकुलर जो है वो लोग गलत हो रहे हैं, उनको आप ठीक करिए। आप ये थोड़ी ना कि अपने वोटों के दबाव में आ जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि यहाँ पर प्रशासन की ओर से कोई अच्छे जो है स्टेप्स उठाए नहीं जा रहे हैं, और वहीं विपक्ष जब हाथरस पहुंच जाता है, विपक्ष के नेता, तो वहां पर कहा जाता है कि राजनीति की जा रही है, उन पर ये आरोप लगने लगते हैं। तो इन दोनों तरफ की राजनीतियों को कैसे देखते हैं? एक तरफ जहां अपने वोट को बचाने के लिए, आगे के लिए, वहां पर जो नेता है वो बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और जब विपक्ष हाथरस पहुंच जाता है तो वहां पर उन पर गंदी राजनीति करने का आरोप लग जाता है।
तो विपक्ष क्या करे? जागरण रखवाए अपने घर पर, बाबा का समर्थन में जो है और जयकारे लगवाए वहां पर। क्या करे विपक्ष? विपक्ष का काम होता है जहां पर भी, पत्रकारों का काम क्या होता है? वो जाकर के सत्संग की एक और जो है वो सत्संग हो रहा है बाबा का, उधर जाकर के कवरेज करे या वहां पर उन लोगों की जाकर के बात सुने। पत्रकार का काम होता है लोगों की बात सुनना, पीड़ितों की बात सुनना। विपक्ष का काम होता है पीड़ितों के साथ खड़ा होना। हुई खड़ा, कहां से क्या दिक्कत है? राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि मैं विनती कर रहा हूं आपसे, आपने जो मुआवजा दिया है वो नाकाफी है, वो मुआवजा बढ़ाइए आप। इसमें कौन सी राजनीति हो गई? अगर आज नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, तो आज यही काम जो है नरेंद्र मोदी कर रहे होते और हम नरेंद्र मोदी को अच्छा बताते यहाँ पर बैठ करके कि नरेंद्र मोदी सही कर रहे हैं, हाथरस गए अच्छा किया उन्होंने, या मणिपुर गए हैं तो अच्छा किया उन्होंने। अब बताइए, वो करेंगे नहीं, जो कर रहे हैं उनको गंदी राजनीति। ये सारी बातें आप जो है वो राजनीति है, राजनीति करके जो है इसको स्कोर करने की कोशिश की जा रही है और जो उन्होंने किया उसको डेंट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो असली खेल है वो अब सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। जो असली दंगल है वो अब सुप्रीम कोर्ट में होगा और वहां पर सरकार जो अपनी कमर कस करके जाए, क्योंकि वहां पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हथौड़े पर हथौड़े चलेंगे। ये बात आप मान करके चलिए। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई, मुझे लगता है पहला सवाल यही कि आपने बाबा को अभी तक पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया, और इस सवाल का जवाब नहीं होगा पुलिस के पास कि बाबा को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया, या बाबा आपकी पूछताछ से अगर फरार है तो उसका नाम कहीं एफआईआर में कहीं पर भी साजिशकर्ता के तौर पर, चलिए मुख्य साजिशकर्ता मत बनाइए उनको, लेकिन आप पूछताछ तो करेंगे कम से कम। मुझे लगता है कि इसमें सरकार के पास में बचाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब चीजें जाएंगी तब जो है वो चीजें तय होंगी कि आगे क्या होगा। तो फिलहाल देखिए, अब ये हाथरस का पूरा मामला 12 तारीख को कोर्ट में देखने को मिलेगा और कोर्ट के अंदर सीजीआई क्या कुछ सवाल पूछते हैं और उस पर सरकार क्या कुछ जवाब देती है, ये सब देखने लायक रहेगा। बाकी ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारा न्यूज़ चैनल ज़रूर देखें और इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।